नमस्कार दोस्तों। हाजिर हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है पापा ने कहा था। इसे भी मैं सुनील व्यास जी की ब्लॉग से लेकर आई हूँ। आज जोधपुर में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के भवन का उद्घाटन समारोह है। मुख्यमंत्री महोदय मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हैं। मैं मुख्यमंत्री कार्यालय में ओएसडी के पद पर हूँ, अतः मुख्यमंत्री महोदय के साथ हर जगह जाना आवश्यक है। उद्घाटन की रस्म के बाद भाषण की रस्म अदा की जा रही थी। मंत्री जी कह रहे थे कि यह भवन सिर्फ ईंट पत्थर से बना भवन नहीं है, ये भवन है इंसानियत का, भाईचारे का। दोस्तों, हम जिस घर में रहते हैं, अगर उस घर की हम सब अपने अपने कक्ष को साफ रखें तो पूरा घर ही साफ रहेगा। इसी प्रकार यदि मनुष्य अपने अपने समाज की उन्नति का प्रयास करता है और उसमें योगदान देता है तो सभी समाज और देश स्वतः ही उन्नति के पथ पर चलेगा। आज इस भवन को बनाने में जो सबसे ज़्यादा योगदान है वह है श्री उमराव मल शर्मा जी का, जो हैं स्वयं मुख्य सचिव राजस्थान के पद पर हैं। इनके अथक प्रयासों एवं लगन से ही ये संभव हो पाया है। आज एक बात और बताना चाहूँगा कि शर्मा और मैं बचपन से साथ पढ़े हैं, पहले सरदार स्कूल और बाद में न्यू कैंपस। श्री शर्मा मेरे अच्छे मित्र तो हैं ही, लेकिन इन्होंने मुझे जोधपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनावों में पराजित भी किया था। आज ये समाज सेवा की अनुपम मिसाल देकर फिर मुझे पराजित कर दिया। जोधपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनावों में मिली पराजय से तो मैं दुखी हुआ था, पर आज गर्व है कि ईश्वर ने मुझे ऐसा मित्र दिया। मैं श्री शर्मा का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। शर्मा जी, कृपया आगे आएं और समाज को ये बताएं कि ये सब कैसे हुआ। शर्मा जी मंच पर आए और कहने लगे कि सर्वप्रथम तो मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद कि वो अपने अमूल्य समय में से समय निकाल कर पधारे। अभी अभी मंत्री जी ने कहा कि ये सब कार्य मैंने किया है, तो मैं आप सबको बताता हूँ कि ये कार्य मेरा नहीं है। इस सब के पीछे जो है वह है अशोक पुरोहित। उसके बाद उन्होंने जोर से आवाज़ दी, अशोक, जहाँ कहीं भी हो तुम मंच पर पहुँचो। थोड़ी ही देर में एक व्यक्ति कुछ शर्माता हुआ जमीन में आंखें डाले हुए शर्मा जी के पास था। शर्मा जी बोले जा रहे थे, यह वो है जिसकी लगन से, जिसकी मेहनत से और त्याग से इस भवन का निर्माण हुआ है। और अशोक जैसे जमीन में गड़ा जा रहा था। इसके बाद शर्मा जी ने उसे कुछ बोलने के लिए कहा। वह आगे आया, अपना सर ऊपर उठाया, कुछ बोलना चाहता था लेकिन शायद जुबान साथ नहीं दे रही थी। आंखों में से अविरल आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और तेज कदमों से वापस चला गया। मैंने अशोक को देखा तो एक ही क्षण में पहचान लिया कि अरे, अशोक वही है जो जयपुर महाराजा कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था। समारोह के पश्चात भोजन का प्रबंध था। वहाँ मैंने अशोक को देखा तो उसके पास गया, वह भी मुझे पहचान गया। बहुत दिनों बाद हम मिले थे हम लोग। मैंने कहा, मैं सर्किट हाउस में रुका हुआ हूँ, तुम आओगे कल? मैं नाश्ते पर इंतज़ार करूँगा। उसने कहा, ठीक है, मैं कल सुबह मिलता हूँ। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर बैठ गया। जोधपुर की मावे की कचौरी, लस्सी, मिर्ची बड़ा बहुत ही पसंद किया जाता है, अतः मैंने सब मंगवा कर रख लिया। नियत समय पर अशोक आया, बहुत ही खुश था। पुराने दिनों को याद करने लगे। इधर उधर की बातें करने के बाद मैंने पूछा, अशोक, ये शर्मा जी तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहे थे? अशोक बोला, ऐसा कुछ नहीं है, वे खुद ही बहुत अच्छे हैं, अतः उन्हें सभी अच्छे लगते हैं। मैंने कहा, मैं शर्मा जी को जानता हूँ, वे बड़े ही कठोर हैं यार, फिर ये मेहरबानी कैसे? क्या बात है, क्या कहानी है? अशोक कुछ देर चुप रहा, फिर कहने लगा, मेरे पिताजी और शर्मा अंकल बचपन के अभिन्न मित्र हैं। मेरे पिताजी एक अध्यापक थे एवं शर्मा अंकल बड़े अधिकारी, पर यह उन दोनों के बीच कभी नहीं आया। पिताजी का सेवानिवृत्ति के बाद स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा था। जांच में आया कि पिताजी को कैंसर है। वे बीमारी सुनकर ही टूट गए। इलाज शुरू हुआ, इलाज चल ही रहा था कि पिताजी की दशा सुधर नहीं रही थी। पिताजी को सरकारी सेवा में जो परिलाभ के अनुसार सहायता मिलती है वह बहुत ही कम थी, अतः घर की जमा पूंजी लगने लगी। शुरू में तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन बात बिगड़ ही रही थी। जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी, अब दूसरे स्रोत से पैसा लेना शुरू कर दिया। यह पिताजी को बहुत ही खल रहा था। उनको लग रहा था कि उनके कारण परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार समझ रहे थे। अक्सर कहते, ये भगवान मुझे उठा क्यों नहीं लेता, क्या काम है मेरा यहाँ, क्यों मैं तुझे कर्जे का बोझ बढ़ा रहा हूँ? कहते कहते रोने लगते। मैं कहता, पापा, क्या बचपन में यदि मैं बीमार हो जाता तो आप मेरे लिए यही सोचते? जल्दी से अपने आंसू पोंछकर मेरे मुंह पर हाथ रखकर कहते कि कभी बच्चे अपने माता पिता के सामने ऐसी बात नहीं कहते, मेरी उम्र भी तुझे लग जाए।
मैं कहता तो आप ऐसी बात क्यों करते हैं? तो कहते बेटा, दुनिया में सबसे बड़ा दुख एक बाप के सामने उसके बेटे को कुछ कहते कहते गला भर जाता, बोल नहीं पाते, आंखें लाल हो जाती, फिर रोने लगते। फिर कहते मैं एक ऐसा बाप हूँ जो तेरा भविष्य भी खा रहा हूँ। कल जब यश मेरा बेटा किसी उच्च शिक्षा में जाना चाहेगा तो तू यही पैसे उसकी की कमी उसके रास्ते में आएगी। मैं कहता आप इतना क्यों सोचते हो? क्या आपको महादेव पर विश्वास नहीं है? क्यों आप रोज भूतनाथ मंदिर दर्शन करने जाते हो, महामृत्युंजय मंत्र की पूजा करते हो? उसमें विश्वास रखिए, वो सब भला करेंगे। बड़ी मुश्किल से वो उस रात सोए, लेकिन दूसरे दिन उठते ही बोले, अशोक मुझसे एक वादा कर, मेरी मृत्यु के पश्चात किसी प्रकार का भोज नहीं करेगा, कोई भी अनावश्यक कार्य भी नहीं करेगा। मैंने प्रतिरोध करना चाहा, पर मेरी बात काट कर बोले कि मेरी जो इंश्योरेंस के पैसे आएंगे उसको तू यश की पढ़ाई में लगाना। कुछ कहता इससे पहले बोले, यदि तू चाहता है कि मैं शांति से जा सकूं तो वचन दे कि जैसा मैंने कहा है वैसा ही करेगा। मैं चुप था। दिन गुजर रहे थे, पिताजी की हालत लगातार बिगड़ रही थी। मैंने डॉक्टर से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा कुछ तो रोग ही असाध्य है, कुछ इनकी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। अगर कोई जीना नहीं चाहे तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता। उन दिनों शर्मा अंकल जोधपुर आए हुए थे, पापा से मिलने आए। पापा ने उन्हें कहा, शर्मा एक बात तू अशोक को समझा कि वो मेरी मृत्यु के पश्चात किसी प्रकार का भोज नहीं करेगा, कोई भी अनावश्यक कार्य नहीं करेगा। शर्मा अंकल ने कहा, अशोक मान जाओ। बाद में बोले कि वह खुश होके जा सके तो हाँ कर लो, इसके जाने के बाद तुम जैसा चाहो वैसा करना। मैंने हाँ कर दी। उस दिन पिताजी को बहुत दिन बाद शांत और खुश देखा, और उस रात को ही वो हमें छोड़कर अनंत की यात्रा पर निकल गए। पिताजी का क्रियाक्रम हुआ, हम सब लोग वापस घर आए। दूसरे दिन घर में सब थे। बुआ ने पूछा कि खाना कब से शुरू करना है। हमारे यहाँ चौथे दिन से सबको खाने पर बुलाते हैं, पूरे परिवार को, और 11वां एवं 12वां पूरे मित्रों, अड़ोस पड़ोस, सरे सब मिलाकर कोई 500 700 1000 आदमियों का खाना हो जाता है। अतः बुआ पूछ रही थी 11वां एवं 12वां के लिए कौन सी जगह लेनी है। मैंने कहा पिताजी की इच्छा थी कि कोई भोज नहीं होगा, लेकिन बुआ अड़ गई कि यह तो आवश्यक है। मैंने कहा आप शर्मा अंकल से पूछ लो। शर्मा अंकल ने भी मेरा समर्थन किया, पर बुआ मानने को राजी नहीं थी। तब मैंने कहा कि किसी कीमत पर यह भोज नहीं करूँगा, ये मेरे पिताजी से वादा किया था और मैं निभाऊंगा। बुआ बोली, न्यात में लोग हंसेंगे कि कैसा बेटा है, कोई इस घर में रिश्ता नहीं रखेगा। मैं अब अपनी बात पर अडिग था। बुआ ने देखा मैं नहीं मान रहा हूँ तो सोचा कि शायद मैं पैसे के लिए सोच रहा हूँ, तो बोली ये भी मेरे भाई लगते थे और मेरे बेटे इनके भांजे हैं, वो कमाते हैं, अतः वो कर सकते हैं, अतः मैं करूँगी ये भोज। तब मैंने कहा बुआ आप जो करना चाहें वो करें, लेकिन वह इस घर में नहीं होगा और मैं और मेरे परिवार में से कोई नहीं आएगा। बुआ गुस्सा खाकर चली गई। मैं अपने फैसले पर अडिग था। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस कुरीति में सहयोग नहीं करना है। समय कब रुकता है। लोगों ने मेरे विरोध और समर्थन दोनों में ही प्रतिक्रिया की। समर्थन में कम थे, लेकिन मैं सोच चुका था कि जो भी हो अब मुझे किसी की परवाह नहीं करनी है। यश का मेडिकल कॉलेज में चयन हो गया। मैं सोच रहा था कि पिताजी की इंश्योरेंस के पैसे इसमें काम लेने हैं, लेकिन भगवान जिन परिवारों को दुख दर्द देता है उनके बच्चों को जल्दी ही समझदार कर देता है। यश ने पढ़ाई के लिए बैंक से लोन ले लिया, अतः अब समस्या ये हो गई कि इन पैसों का क्या किया जाए। बहुत से सोच विचार करके मैं शर्मा अंकल के पास गया और उनसे कहा कि समाज के उत्थान के लिए कुछ सुझाव लेकर आया हूँ। क्या आप मुझे सरकार द्वारा रियायती दर पर अपने समाज के लिए कुछ ज़मीन दिला देंगे? मैं उस पर एक भवन बनाकर उसमें अपने ही समाज के जो डॉक्टर हैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि वो यहाँ एक सप्ताह में एक दिन निःशुल्क परामर्श दें। जैसे सोमवार को आँखों के, मंगलवार को गले के, बुध को कान, नाक, गला और गुरु को हृदय, शुक्र को मूत्र रोग के विशेषज्ञ अपनी सेवा यहाँ निःशुल्क दें। शर्मा अंकल को बात जच गई और उन्होंने अपने स्तर पर कार्रवाई करके ज़मीन दिलवा दी। मैंने पिताजी के पैसे काम में लेना शुरू कर दिया। मैं अकेला ही चला था। दोस्त लोग जुड़ते गए और कारवा बन गया। किसी ने ये बहुत ही सही कहा है कि ऐसा ही हुआ। शर्मा अंकल और मैं और मेरे कुछ दोस्त हर घर जाते, उनसे पूछते कि आप मृत्यु भोज में विश्वास करते हैं, तो ज़्यादातर लोग कहते हम नहीं खाते हैं। ऐसे भोज शर्मा अंकल पूछते कि क्या आप किसी बड़े की मृत्यु भोज का आयोजन नहीं करेंगे, तो वह कहते हम तो करेंगे पर हमारे बच्चों को हमारे लिए मना करेंगे। तो कहते जब आप दिल से ये नहीं मानते कि ये गलत है तो फिर ये नाटक क्यों, हम ऐसे भोज में नहीं जाते।
चूंकि शर्मा अंकल कह रहे थे कि जो आईएएस के पद पर हैं उनका कहा सबको जल्दी समझ में आ जाता है और लोग जुड़ते गए। अभी हमारे ही समाज के डॉक्टर रोज़ यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। आगे हम एक नया सुझाव लाए हैं कि इसी भवन में शाम को उच्च स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं के शिक्षकों को बुलाकर निःशुल्क शिक्षा दी जाए ताकि अधिकाधिक संख्या में आईएएस, आरजेएस, डॉक्टर इत्यादि बन सकें। इसके बाद नया सुझाव पूरे समाज में शादी सिर्फ 2 दिन की ही हो, एक गर्मियों में और एक सर्दियों में, वह भी बरकतुल्ला खान स्टेडियम में, सब एक साथ सामूहिक रूप से भोजन इत्यादि। बहुत योजनाएं हैं, देखते हैं कहाँ तक क्रियान्वित होती हैं। अशोक बहुत खुशी से ये सब बता रहा था। मैंने अशोक से यही कहा कि अशोक तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, सच में तुम वाकई इस सम्मान के हकदार हो जो तुम्हें मिला है। दोस्त, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो ज़रूर बताना, अगर मैं कुछ काम आ सका तो अच्छा लगेगा। अशोक तो चला गया। मैं यही सोच रहा था कि समाज को बदलने के लिए अशोक जैसे ही लोग चाहिए, नहीं तो हम जैसे लोग यही सोचकर जीवन गुजार देते हैं कि कोई साथ नहीं देता, हम अकेला क्या कर सकते हैं, और अपनी अकर्मण्यता को दूसरों पर डालकर बैठ जाते हैं। अब मुझे अपने आप को बदली हुई धारा से जोड़ना है। आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? क्या आप अशोक नहीं बनना चाहेंगे? अपनी प्रतिक्रिया का जवाब ज़रूर से दें। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करें और लाइक और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक सभी को जय श्री कृष्ण।